साथियों एंड मेरे प्यारे बच्चों, और आज हम एक नई कहानी सुनेंगे, बिल्कुल नई अंदाज में नई कहानी। ऐसे वो सीबीएसई का कहानी है, एनसीईआरटी का कृतिका भाग 2 का जर्ज पंचम की नाक। कहानी का टाइटल है जर्ज पंचम की नाक, कमलेश्वर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी और यह दिखाती है, कहानी से हमें बहुत सारे शिक्षा भी मिलेगा, यहाँ पर सीख भी मिलेगा कि ये कहानी आखिर बताती क्या है। सबसे पहले इस कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके बाद इससे क्या शिक्षा मिलती है इस शिक्षा को भी समझेंगे। तो ध्यान दीजिए, कहानी उस टाइम की है जब महारानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी। महारानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की महारानी थी, और बता दें हम आपको कि इंग्लैंड की महारानियां अनेकों हुई और एलिजाबेथ नाम की महारानी भी अनेकों हुई। उनमें से एलिजाबेथ द्वितीय हमारे भारत के दौरे पर चली थी, भारत आ रही थी। वो भारत ही नहीं बल्कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल, इन 3 जगहों की दौरा करने वाली थी, आने वाली थी। वो महारानी थी इंग्लैंड की, और हमारे भारत में अंग्रेजों का काफ़ी लंबा समय रहा है शासनकाल, और वो भारत के दौरे पर आ रही थी। तो पूरे ये खबर, चूँकि महारानी है तो महारानी के शान में ये खबर वहाँ के अखबारों में, इंग्लैंड के अखबारों में कुछ दिन पहले से ही, 1-2 महीना पहले से ही छपने लगा था कि महारानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान, नेपाल की दौरा पर जाने वाली थी। याद रखिएगा, तीनों नाम आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बनेगा। दौरे पर जाने वाली है, दौरे पर जाकर वहाँ ऐसे करने वाली है, वे करने वाली है, मतलब लंबे समय से ये सारे प्रोसेस चलने लगा। और जो उनकी दर्जी था, टेलर, वो महारानी के लिए अनेकों प्रकार के कपड़े, महारानी क्या पहनेगी, कैसे पहनेगी, क्या करेगी, रेशमी कपड़े, वो रेशम कपड़े भारत से गया था, भारत के मार्केट से 400 पाउंड में खरीदा गया, $400 में शायद खरीदा गया था कपड़ा, और यहाँ से गया था वो कपड़ा उनके लिए अलग अलग। कि भारत के दौरे पर वो क्या पहनेंगे, इस दिन क्या पहनेंगे, मैं नेपाल के दौरे पर क्या पहनेंगी, सारी चीज़ का व्यवस्था हो रहा था। और ये खबरें पेपरों में रोज़ रोज़ छपने शुरू हो गए, हमारे भारतीय पेपरों में भी ये खबरें छपने लगी, है ना। उनके बारे में कुछ, यानी जो पेपर खोलो तो ऊपर की जो सुर्खियाँ होती थी वो महारानी एलिजाबेथ ले ही शुरू होता था कि महारानी एलिजाबेथ भारत में आने वाली है, दिल्ली में आने वाली है, ऐसे वैसे बहुत सारे अनेकों बातें। ठीक है, वो इंग्लैंड की, ब्रिटेन की महारानी थी और उनके स्वागत में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए थी, ये भी देखना था। यहाँ तक कि इतने अखबार वालों ने उनकी चर्चा की कि उनकी जन्म कुंडली भी अखबार में छाप डाली। ठीक है ना, जन्म कुंडली अखबार में पूरी तरह से छाप कर प्रसारित कर दी। जन्म कुंडली के साथ साथ वहाँ पर ब्रिटेन के उनके जो महल है, उस महल में एक कुत्ता था, उस कुत्ते की तस्वीर तक छाप डाली इन अखबार वालों ने। ठीक है ना, इतनी प्रशंसा, इतनी चर्चा। ये खबर जब भारत पहुँची, भारत के अखबारों में भी छपा कि महारानी यहाँ पर आने वाली है, ऐसे वैसे दिल्ली में आने वाली है। अब महारानी के स्वागत में दिल्ली के जो प्रशासन थे वो पूरे दिल्ली के सड़कों को रिपेयर करा दिया, बना दिया बिल्कुल नए। ठीक है, वहाँ के पूरे महलों को, बड़े बड़े बिल्डिंगों को सजाया गया, सारे चीज़, सारे प्रोग्राम बिल्कुल स्वच्छ भारत, कुछ ही दिन में सारे पूरे दिल्ली को स्वच्छ कर दिया गया, साफ कर दिया गया, चमका दिया गया बिल्कुल महारानी के स्वागत के लिए। अब आती है बारी जर्ज पंचम की, चिंता सताई जाती है। अब जर्ज पंचम के बारे में हम बता दें, जब अंग्रेजी शासनीय व्यवस्था था हमारे इस भारत में, तो उस समय जर्ज पंचम समझिए कि एक अंग्रेज था जो कि दिल्ली में राज किया करता था। ऐसा समझिए कि दिल्ली के सुर्खियों में इसका बड़ा नाम था जर्ज पंचम का। और इससे चलते जर्ज पंचम की दिल्ली में मूर्तियाँ बनाई गई थी, वहाँ पर जर्ज पंचम की मूर्तियाँ बनी हुई थी, और वह मूर्ति वहाँ पर दिल्ली में बनाकर अंग्रेजों के टाइम से ही पड़ी थी। ठीक है ना, खास प्रकार के पत्थर से बनाई गई थी। हुआ क्या था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ ना, तो मीटिंग इस पर रखी गई कि इस मूर्ति को क्या किया जाए, अंग्रेजों की मूर्ति है तो इसे तोड़ दिया जाए। कमेटी बैठी और इसमें अब तक कोई भी काम होता है तो आप लोगों को पता ही है कि दोनों पक्ष के लोग मिलते हैं,
यानी हाँ वाले भी नहीं वाले भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ये अंग्रेजों की मूर्ति है, इसे हटा देना चाहिए, इसके जगह पर स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्ति लगानी चाहिए, हटाओ इसको, फेंक दो, तोड़ देते हैं इसको। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इसको बचा कर रखते हैं ताकि हम अपने भविष्य में बच्चों को दिखाएंगे कि ये अंग्रेज थे, यहाँ पर आकर ऐसे राज किए थे, तो इनकी मूर्तियाँ अभी तक यहाँ पर है अवशेष के रूप में। इन सब चीज़ों पर फैसला हो रहा था, इन सब चर्चा हो रहा था, तब तक कहा गया कि भाई कोई गुस्सा में जा सकता है, मूर्ति तोड़ सकता है, उसे फेंक सकता है। तो यहाँ पर मूर्ति के आसपास चारों तरफ से पैर भी लगा दिया, पहरेदारी लगा दिया गया ताकि इस मूर्ति को कोई तोड़े, ठीक है ना। अब पता ही आपको कि कुछ उदंड लोग भी होते हैं। एक व्यक्ति ने क्या कि उस गुस्सा में आकर एक ढेला उठाया, ईंटा पत्थर उठाकर मूर्ति की तरफ मार दिया और मूर्ति की नाक टूट गई, ठीक है ना। मूर्ति की नाक खत्म हो गई, टूट गई। तब से वह नाक टूटी हुई मूर्ति ऐसे ही दिल्ली में पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर हम एक चीज़ की चर्चा कर देते हैं। लेखक कमलेश्वर इस कहानी को बड़ी घुमा कर लिखे हैं। जॉर्ज पंचम की नाक का मतलब हुआ, नाक का मतलब होता है इज्जत। आप लोग सुने होंगे कि नाक कटने का मतलब अर्थ होता है इज्जत कट जाना, इज्जत चली जाना, ठीक है। बोलते हैं ना आदमी, मुहावरा है कि नाक कट जाना अर्थात इज्जत चली जाना। तो यहाँ पर इसका अर्थ आप लोग ये समझिएगा कि जब जब हम बात करें कि जॉर्ज पंचम की नाक टूट गई या कट गई, अर्थात अंग्रेजों की इज्जत चली, ठीक है ना, ध्यान रखिए। तो इस बात को ध्यान में रखा गया कि जॉर्ज पंचम की नाक, तब वहाँ पर दिल्ली जब महारानी एलिजाबेथ आने वाली थी तो दिल्ली के प्रशासनों को, वहाँ के जो कर्मचारी थे, उनके अंदर में खलबली मच गई कि भैया जॉर्ज पंचम की नाक, इसका क्या किया जाए। क्योंकि जॉर्ज पंचम कहाँ का था, इंग्लैंड का था, महारानी भी वहीं से आई थी। यदि महारानी देखेगी कि जॉर्ज पंचम के नाक कटी हुई है, जॉर्ज पंचम के नाक टूटी हुई है, तो क्या सोचेगी, ठीक है ना। वो अपने देश का बेइज्जती समझेगी क्योंकि वो उसके देश का नागरिक था, ऐसे उन्होंने सोचा। तो फिर कि क्या किया जाए, कमेटी बैठी और कमेटी से फैसला हुआ कि एक मूर्तिकार को बुलाते हैं और इस पर पुनः नाक बनवा देते हैं। सबको लगा कि अच्छी बात है भैया, बनवा देते हैं। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ऐसा था कि उस समय हमारे भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी आसपास, और गरीबी बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। इतना कोई पैसा वैसा वाला रुपया वाला आदमी नहीं था, ठीक है ना, सरकार भी घाटे में ही थी। तो मूर्तिकार आया बेचारा, वो भी उसको पैसे की कमी थी, पैसे की तंगी थी, कैसे भी परिवार चलाना था, उसका पेशा था मूर्तिकार, क्योंकि लोग पैसा पर काम करते थे पहले, मूर्ति बनाना। क्योंकि ठीक है लगा देंगे हम नाक, मरता क्या ना करता। वो शर्त रखा कि नाक हम लगाएंगे, लेकिन ये मूर्ति बनी होगी तो फाइल बनी होगी, उसमें लिखा हुआ है कौन से पत्थर यूज किया गया, कब बनाया गया, कैसे। तो आप लोग ना वो फाइल मुझे दे दीजिए ताकि उससे हमें पता चले कि कौन सी पत्थर से ये मूर्ति जो है बनी हुई है, और तब जाकर हम उस पत्थर को लाकर नाक बना देंगे। ठीक है भैया, चलो होड़ लगी फाइल खोजने की कि कहीं तो होगी दिल्ली में। फाइल को खोजा गया, हर जगह खोजा गया फाइल को, लेकिन बदकिस्मती समझिए कि फाइल नहीं मिली। जब ये बात मूर्तिकार को पता चला, मूर्तिकार छोड़ भी नहीं सकता था क्योंकि उसे पैसे चाहिए था, पैसे की ज़रूरत थी, कुछ मिल जाता, और उसका तो वो पैसा है। तो मूर्तिकार ने कहा कि ठीक है, फाइल नहीं मिली तो भारत के सभी पहाड़ों पर हम जाएंगे और वहाँ से इस टाइप के पत्थर का खोज करेंगे, मिलता जुलता पत्थर मिल जाएगा तो हम लाकर नाक बना देंगे। ठीक है, भारत के सभी पहाड़ों पर गए, वहाँ के पत्थरों की जांच की, लेकिन इससे मिलता जुलता कोई भी पत्थर नहीं मिला। और फिर वही बात, अब क्या किया जाए, फिर वही समस्या, नाक तो लगाना जरूरी है। तब मूर्तिकार ने एक सुझाव दिया, एक काम करते हैं, एक बंद कमरे में गया, कहा कि ये जो बात हम अब बताने वाले हैं आप लोगों को, जो कहने वाले हैं, ये बिल्कुल इस कमरे के अंदर ही रहना चाहिए, किसी को कानों कान इसका खबर ना हो। कौन सी बात है भैया? तो बात यह है कि देखिए, जब ये मूर्ति बनी थी उस समय हमारे भारत में अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों की भी मूर्ति बनी थी। आप आज्ञा दे
तो उन स्वतंत्रता सेनानियों के मूर्तियों के हम नाक लाकर और इसमें लगा दें कुछ समय के लिए, फिर वापस कर देंगे। अब स्वतंत्र याद रखिए, बार बार नाक कटी मतलब इज्जत गई, यानी स्वतंत्रता सेनानियों के नाक यदि हम निकालेंगे अर्थात हमारे भारत की इज्जत जाएगी। लेकिन प्रशासन तैयार होगी कि चलो ठीक है, देखिए आप, तो ये नाक का नाप जोख लिया और चला गया। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सब की मूर्तियाँ बनी थी, इनके नाक, इसका नाक का नाप लेकर वो पहुंच गए म्यूजियम में, जहाँ जहाँ मूर्तियाँ लगी थी वहाँ पर जाकर नाक की नाप जो की। लेकिन बदकिस्मती ये समझिए कि किसी का भी नाक जॉर्ज पंचम के नाक के बराबर नहीं मिला। सबकी नाक बड़ी थी, अर्थात नाक बड़ी के मतलब समझिएगा कि इज्जत तक बड़ी थी, ऐसे भी इज्जत बड़ी थी, ठीक है ना। किसी का भी नाक मैच नहीं किया गया, क्योंकि जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी, नाक भी छोटी थी, मतलब छोटे के कहने का मतलब इज्जत कम थी। यहाँ पर लेखक के अनुसार जो अभी यहाँ पर बताना चाहते हैं, मूर्तिकार आया, मरता क्या ना करता, उसे तो पैसे की जरूरत थी। वो फिर आया और फिर कहा कि किसी की भी नाक मैच नहीं की। सब सोच में पड़ गए, टेंशन में। मूर्तिकार ने फिर एक सलाह दिया कि 1942 के स्वतंत्रता सेनानी में कुछ बच्चे भी मारे गए थे और उनकी मूर्तियाँ बिहार में बनी हुई है उसी समय की। आप लोग आज्ञा दे तो उनका नाक लिया कर लगा दिया जाए। प्रशासन ने आज्ञा दी, ठीक है जल्दी से करो कुछ। मूर्तिकार आए बिहार में और यहाँ पर जो बच्चे स्वतंत्रता सेनानी में शहीद थे उनकी मूर्तियाँ बनी थी, उनके नाक का नापा गया। अब बदकिस्मती से बच्चों का भी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से लंबी थी, बड़ी थी। अब मूर्तिकार गया, फिर वापस बताया कि मतलब ध्यान रखिएगा, बड़ी का मतलब ये हुआ ना कि जॉर्ज पंचम की नाक, मतलब यहाँ के बच्चे, भारत के जो बच्चे थे उनका इज्जत भी इससे कई गुना ज़्यादा था। नाक के मतलब यहाँ पर इज्जत, याद रखिए। क्या कहा कि नहीं, बच्चों का भी नाक मैच नहीं कर रहा है। अब सारे लोग टेंशन में कि अब क्या किया जाए, अब कोई रास्ता भी नहीं निकल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या किया जाए। तब वहाँ की फिर मूर्तिकार एक सलाह देता है, क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, नाक लगाएगा तो उसे पैसे मिलेंगे। मूर्तिकार फिर एक सलाह देता है कि भारत में 40 करोड़ जनसंख्या है, एक काम किया जाए, इसी में से किसी का नाक लियाकर लगा दिया जाए, ओरिजिनल नाक। सोचे, बहुत ही सनसनी, बहुत ही मतलब ऐसी सोच, किसी जिंदे व्यक्ति का नाक निकालकर और लगाया जाए मूर्ति। प्रशासन भी मान भी गए, ठीक है, मतलब अपने देश के व्यक्ति की चिंता नहीं है, महारानी की गुस्सा होने की चिंता है। ध्यान समझिएगा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं कि ठीक है। और ओरिजिनल नाक लगाने के लिए महारानी के आने से कुछ समय पहले, एक दिन पहले नाक लगाया गया और नाक पर मुरझाए ना इसके लिए आसपास के तालाबों में पानी को निकाल कर उसमें नए पानी भरे गए, ताकि मौसम में नमी बना रहे और नाक रियल लगे, ठीक है ना। नाक लगा दी गई, ठीक है, किसी व्यक्ति को मारकर उसका नाक लगाया गया। सोचिए कितनी शर्मनाक बात थी। और अगले ही दिन पेपर में यह पहली हेडलाइन बनी कि जॉर्ज पंचम की नाक बिल्कुल असली नाक था। तो समझ रहे ना, पूरे भारत की इज्जत चली गई। यानी एक मूर्ति के नाक, समझ जाइए कि एक अंग्रेज के इज्जत बचाने के लिए अपना इज्जत गवा दिया। मतलब यहाँ पर यह दिखाया गया, लेखक यह दिखाना चाहते हैं इस कहानी के माध्यम से और बताना चाहते हैं, इससे शिक्षा देना चाहते हैं कि बेशक आप किसी की इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी इज्जत करो, कोई दिक्कत नहीं है, इज्जत करना अच्छी बात है। लेकिन किसी दूसरे की नाक बचाने के चक्कर में अपनी नाक कटा लो, ये बहुत गलत बात है, ठीक है। ये बिल्कुल सही बात नहीं, किसी दूसरे की इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत गंवा दो। ये इस कहानी के माध्यम से बताना चाहते हैं लेखक।
और यही जो था हमारा जज पंचम की नाक की कहानी थी, जो कि कमलेश्वर जी लिखते हैं। ठीक है ना। तो सीबीएसई वालन के लिए ये तो अच्छी बात हो गई, ये कहानी भी हो गई। और रही बात तो सीबीएसई में से शायद इस चैप्टर को हटा दिया गया है, फिर भी ये कहानी अच्छी थी और इस कहानी से शायद आप लोगों को शिक्षा मिला होगा कि अपनी इज्जत, दूसरे की इज्जत बचाने के चक्कर में अपनी इज्जत ना कमा देना, दूसरे के नाक बचाने के चक्कर में अपनी नाक ना कटा देना, ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट किसी कहानी के साथ में। और आशा करते हैं कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो बिल्कुल अच्छी बात है, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नई एक कहानी।